जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। जैसा कि आप लोगों का डिमांड था सर जैक बोर्ड का जो क्लास 9 है उसका वीडियो बनाए, तो ये देखिए वीडियो बन रहा है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्लास 9 का जो सामाजिक विज्ञान है यानी कि सोशल स्टडी या सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसका हम लोगों ने सेट 1 ले लिया था। आज मैं बात करूंगा सेट 2 का। तो अगर मैं कुछ नियम का बात करूं तो देख सकते हो सामान्य नियम दिया गया है कि आपको इस मॉडल के लिए आपको जो है 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, और आप अगर इस सेट को पूरी तरह से कंप्लीट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 40 जो है नंबर मिलेगा। तो अगर बात करें कुछ निर्देश का तो देख सकते हो निर्देश दिया गया है कि कुल जो है 40 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, और जितने भी आपके प्रश्न दिए गए सबके लिए आपको क्या दिया गया, 1 अंक जो है निर्धारित किया गया है। इसमें 4 विकल्प दिए जाते हैं जिसमें सही का क्या करना है, आपको चयन करना है, और अंतिम में क्या है कि अगर आप कोई गलत करते हो तो उसके लिए कोई भी जो नंबर नहीं काटा जाएगा। तो वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि रक्त बहा के श्रृंगार करूं, खामोश यहां तलवार नहीं, हम शेरों के वंशज है, हमें हार तो कतई स्वीकार नहीं। हमें हारना नहीं है दोस्तों, हमें क्या नहीं करना है, हारना नहीं है, हमें दिखा देना है पेपर को उसका औकात क्या है। तो अगर बात करूं तो पहला नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई। क्वेश्चन क्या है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, और आपके ऑप्शंस क्या है, 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1779, 14 जुलाई 1769 और 14 जुलाई 1949। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क यानी कि 14 जुलाई 1789 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग कि टाइद क्या है। क्वेश्चन क्या है, टाइद क्या है, और आपके ऑप्शंस क्या है, अप्रत्यक्ष कर, आपके ऑप्शंस क्या है, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, धार्मिक कर या कृषि। तो अगर मैं बात करूं टाइड का तो टाइड जो था एक प्रकार का क्या था, वे रसगुल्लो, एक प्रकार का था धार्मिक कर, क्या था, टाइड था। चलिए क्वेश्चन आप लोगों से, आप लोग ये बताइए कि फ्रांस में, क्या मैं बोल रहा हूं, फ्रांस में कितने प्रकार के कर थे, या कितने प्रकार के जो कर जो फ्रांस में लिए जाते थे। आपको क्या करना है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देख सकते हो आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है मेरे रसगुल्लो कि फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने की श्रेणी क्या था, क्या था, क्या श्रेणी था, और आपके ऑप्शंस क्या है, समांत, पादरी, सर्वहारा या स्टेट। तो ऑप्शन नंबर घ जो है इसका सही हो जाएगा, स्टेट। और आपको पता है कि फ्रांस का समाज जो है वो 3 स्टेटों में बटा था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और मध्यम वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हो चौथा नंबर का जो क्वेश्चन क्या है कि मार्शले क्या है, मार्शले क्या है, और आपके ऑप्शंस क्या है, रूस का राष्ट्रगान, अमेरिका का राष्ट्रगान, फ्रांस का राष्ट्रगान या भारत का राष्ट्रगान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग यानी कि फ्रांस का राष्ट्रगान। तो मार्शले जो है वो क्या है मेरे रसगुल्लो, फ्रांस का राष्ट्रगान है। चलिए क्वेश्चन आप लोगों से, और वो क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रगान क्या है, भारत का राष्ट्रगान क्या है, मैं देखना चाहता हूं कितने मेरे रसगुल्ले हैं जिनको आता है। फटाफट क्या करें, कमेंट बॉक्स में छाप दें। बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था। 1774 ईस्वी पर फ्रांस की राजगद्दी पे कौन आसीन था, और आपके ऑप्शन नंबर ख यानी कि लुई सोल्वा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो 6 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो कि रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता था, रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता था, और आपके ऑप्शंस क्या है, समांत, पादरी, मसाई या कुलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी कि इन्हें कुलक जो है कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि मार्फा वार्सिलेवा क्या है, मार्फा वार्सिलेवा जो है कौन थी, और आपके ऑप्शंस क्या है मेरे रसगुल्लो, एक जादूगर, एक बहादुर महिला कारीगर, और क्या है, एक अनपढ़ किसान, और क्या है ऑप्शन नंबर घ, एक शिक्षक। तो अगर मैं बात करूं इसका सही आंसर का तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख यानी एक बहादुर महिला जो कामगर है वो थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8वां नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है मेरे रसगुल्लो कि सेंट पीटर्सबर्ग क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग का क्या नाम पड़ा, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम जो था वो क्या पड़ा, और आपके ऑप्शंस क्या है, पेरिस, मास्को है ना, को और खो, और गो क्या है, पेट्रोगाद्रो, क्या है, पेट्रोगाद्रो। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा,
पेट्रोगाद्रो जो है वो नया नाम पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है 9वां नंबर का कि 1917 में राजशाही के पतन की घटना को क्या कहा जाता है। 1917 में राजशाही के पतन की घटना को क्या कहा जाता है और आपके ऑप्शंस क्या है, फरवरी क्रांति, मार्च क्रांति, अगस्त क्रांति और अक्टूबर क्रांति। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे रसगुल्लो वो क्या होगा, मार्च क्रांति। ऑप्शन नंबर ख जो है ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन है। समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन है और आपके ऑप्शंस क्या है, रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लॉक, है ना, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, को, यानी कि रॉबर्ट जो है ओवेन जो है वो समाजवादी विचारधारा के क्या थे, प्रवक्ता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 11 नंबर का क्वेश्चन भूगोल से है कि भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। अगर मैं बात करूं इसका सही आंसर का तो वो क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्लो, 82.30 पूरब। क्या है, 82.30, ये पूरब जो है वो सही हो जाएगा। आपको पता होगा 82.30 जो है इसको 82.5 भी बोला जाता है, क्योंकि जो ये जो 30 है वो क्या है, 1 घंटा का आधा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 13 नंबर का क्वेश्चन क्या लोग दोस्तों देख सकते हो कि नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं मिलती है। किस राज्य से नहीं मिलती है और आपके ऑप्शंस क्या, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर घ, यानी कि झारखंड राज्य से क्या है, नेपाल की सीमा नहीं मिलती है। बात करते आगे। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया गया है। भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भाग में विभाजित किया गया है और आपके ऑप्शंस क्या है, 4, 5, 6 और 7। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा मेरे रसगुल्लो, ऑप्शन नंबर ग, यानी कि इसे 6 भाग में जो है विभाजित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 15 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और आपके ऑप्शंस क्या है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू और क्या, धौलागिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख, कंचनजंगा। और इसी को मेरे रसगुल्लो इसे K2 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, K2 भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है। पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है और आपके ऑप्शंस क्या है, नंगा पर्वत, मिजो पर्वत, पटकोई पर्वत और क्या है, शिवालिक पर्वत। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे रसगुल्लो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्लो, ऑप्शन नंबर घ जो है इसका सही हो जाएगा, शिवालिक पर्वत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा होता है उसे क्या कहा जाता है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्वीप। क्या कहा जाता है, द्वीप। जैसे आपको पता है श्रीलंका जो है वो उसमें चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। जैसे लक्षद्वीप का बात कर लो, वो भी पानी से घिरा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। चलिए एक आपके लिए क्वेश्चन बताइए, तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं। क्या है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, आपको ये क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 18 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो आपके स्क्रीन पर। और क्वेश्चन क्या है मेरा रसगुल्लो, क्वेश्चन है कि गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है। किस भाग में वेदिका जैसी भाग जो है बनता है और आपके ऑप्शंस क्या है, भाभर, भांगर, खादर और तराई। भाभर, भांगर, खादर और तराई। तो अगर मैं बात करूं इसके सही आंसर का तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। क्या हो जाएगा मेरा रसगुल्लो, ऑप्शन नंबर ख, यानी कि भांगर जो है इसका सही आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं। और 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि गंगा नदी का उद्गम कहां से है। गंगा नदी का उद्गम कहां से है और आपके ऑप्शंस क्या है, अमरकंटक, गंगोत्री, मानसरोवर और क्या है, सप्तकोशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गंगोत्री। क्या हो जाएगा, गंगोत्री। चलिए एक बात दोस्तों कि गंगा से तो गंगोत्री की उद्गम होता है। आप मुझे यह बताएं कि कौन सा ऐसा जगह है जहां पे गंगा क्या होता है, सागर पे। किस पे, सागर पे जाके मिलता है, या गंगा नदी का जो मुहाना है वो कहां पे है आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि डच झील किस राज्य में स्थित है। डच झील जो है वो किस राज्य में स्थित है और आपके ऑप्शंस क्या है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरा रसगुल्लो वो क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो एक किसानों का क्वेश्चन क्या है कि गेहूं चना जौ किस प्रकार की फसलें हैं, और आपके ऑप्शंस क्या है, रबी फसल, ऑप्शन ख क्या है, खरीफ फसल, उसके बाद क्या है आपका रबी एवं खरीफ फसल, और यह ऑप्शन नंबर घ क्या है, नकदी फसल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर क, यानी क्या हो जाएगा, रबी फसल। क्या हो जाएगा, रबी फसल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन के हरित क्रांति पे, कि हरित क्रांति की मुख्य विशेषता क्या है, हरित क्रांति की मुख्य विशेषता क्या है, और आपके ऑप्शंस क्या देख सकते हो कि गेहूं तथा चावल में अप्रत्यक्ष वृद्धि, ज्वार तथा बाजरा के उत्पादन में वृद्धि, गन्ना की खेती में अप्रत्यक्ष वृद्धि, नकदी फसल के उत्पादन में वृद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि गेहूं तथा चावल में अप्रत्यक्ष क्या हो गया, वृद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे रसगुल्लो, कि बहुवृद्ध फसल प्रणाली किसे कहा जाता है, बहुवृद्ध फसल प्रणाली किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क क्या है, एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक फसल पैदा करना, तो ये तो नहीं है मेरे रसगुल्लो। ऑप्शन नंबर ख क्या है कि एक वर्ष में किसी भी भूमि पर कोई भी फसल पैदा ना करना, तो यह भी नहीं है। ऑप्शन नंबर गो क्या है, एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से अधिक फसल उत्पादन करना, तो ऑप्शन नंबर गो जो है वो सही हो जाएगा कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल को क्या करना, उत्पादन करना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 24वां नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, और क्वेश्चन क्या है मेरे रसगुल्लो, क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन है कि अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने डेयरी की दुकान खोली। श्रवण का यह जो कार्य किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, और आपके ऑप्शंस क्या है, कृषि कार्य, गैर कृषि कार्य, अनार्थिक क्रिया और उपयोग सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे रसगुल्लो वो क्या होगा आपका गैर कृषि क्रिया। क्या कहलाता है, गैर कृषि क्रिया। लेकिन रसगुल्लो एक बात याद रखना, अगर मैं बात करूं डेयरी उत्पादन का, तो यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो केवल बोला जाता है कि डेयरी उत्पादन का क्रिया कर रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र की क्रिया बोलते हैं। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बोला गया है, डेयरी का दुकान खोल रहा है, तो दुकान जो है वो गैर कृषि का उत्पादन है, ये इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, HIV ये जो होता है ये किस प्रकार की बीजें हैं, या इससे क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शंस क्या है, कम उत्पादन करने वाले बीज, अधिक उत्पादन करने वाले बीज, अच्छे गुणवत्ता वाले बीज, खराब उत्पादक वाले बीज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरा रसगुल्लो वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख, यानी कि अधिक उत्पादन करने वाले बीज जो हैं वो सही हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 26वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को क्या करता है, बढ़ाता है। और आपके ऑप्शंस क्या है, साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, और इनमें से सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, सही हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हो क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन क्या है मेरे रसगुल्लो, कि भारत सरकार की पहली सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा कि 6 से 14 के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देना इसका महत्वपूर्ण क्या था, उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 28वां नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है, और आपके ऑप्शंस क्या है, पशुपालन, कपड़ा बुनना, बैंकिंग या ट्यूशन पढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर क जो है वो सही हो जाएगा, पशुपालन क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 29वां नंबर का क्वेश्चन क्या है मेरे रसगुल्लो, कि किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है। और आपके ऑप्शंस क्या है, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा मेरे रसगुल्लो वो क्या हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ख जो है वो सही है। चलिए क्वेश्चन आपके लिए बताइए, तो मौसमी बेरोजगारी होता है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, या इनमें से सभी में। आपको फटाफट क्या करना है, कमेंट करना है। तो बात करते हैं 30वां नंबर का क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है 30वां नंबर, कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है। और देख सकते हो आपके ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन है मेरे रसगुल्लो कि मानव पूंजी, अस्थायी पूंजी, अस्थायी पूंजी, तो कार्य कुशल पूंजी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, यानी कि क्या है, मानव पूंजी। क्या है, मानव पूंजी। बात करते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप जिसमें शासन वंशानुगत होता है, शासन में धन बल का प्रयोग होता है, जनता शासन का चुनाव करती है और सेना शासन को अपने हाथों में लेता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, कि लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें जनता क्या करती है, शासक को चुना करती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं।
तो 32 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? और आपके ऑप्शंस क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्र जन संसद, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को जो है वो सही हो जाएगा कि चीन में जो है राष्ट्रपति नियुक्त करने की जो शक्ति है वो किसे होता है? कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर को जो है वो सही हो जाएगा। बात करते थे नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? क्या है? जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? और आपके ऑप्शंस क्या है? 1960, 1970, 1980 और 1990। तो ऑप्शन जो गो जो है वो सही हो जाएगा। 1980 में जो जिम्बाब्वे है वो स्वतंत्र हुआ। चलिए अगला बात करते हैं। तो रॉबर्ट मुगाबे है ना, रॉबर्ट मुगाबे कहां के राष्ट्रपति थे? और आपके ऑप्शंस क्या है? दक्षिण अफ्रीका, चीन, पाकिस्तान और क्या है? जिम्बाब्वे। तो ऑप्शन नंबर घ जो है वो सही हो जाएगा कि रॉबर्ट मुगाबे जो है वो जिम्बाब्वे के क्या थे? राष्ट्रपति थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? रसगुल्लो देख सकते हो आपके पास। क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? और आपके ऑप्शंस क्या है? मैं रसगुल्लो ध्यान से देख सकते हो कि पौरेज मुशर्रफ है ना, रॉबर्ट मुगाबे है ना, नेशनल मंडेला और जेबक जुमा। तो ऑप्शन नंबर गो जो है वो सही है, नेशनल मंडेला। ये आप सबको क्या है? अच्छे से पता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है? मेरे रसगुल्लो ध्यान से देख सकते हो कि संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? और आपके ऑप्शंस क्या है? आपके ऑप्शंस क्या है? यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच भरोसा एवं सहयोग स्थापित करता है। तो ये तो सही हो गया, यानी कि यह सत्य नहीं है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार है। तो यह भी जो है वो सही हो जाएगा, यानी ये गलत नहीं होगा। यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता। तो ये जो ऑप्शन नंबर गो है वो गलत है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर घ का। तो ये नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताता है। तो ये भी सही हो गया, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा कि यह सरकार के अधिकारों को नहीं बताता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 37 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव जो है कब कराए गए थे? ये क्वेश्चन है। और आपके ऑप्शंस क्या है? जुलाई 1942, जुलाई 1944, जुलाई 1945 और क्या है? जुलाई 1946। तो अगर मैं बात करूं इसका सही आंसर का तो वो क्या हो जाएगा? जुलाई 1946। क्या हो जाएगा? जुलाई 1946। कब हो जाएगा? जुलाई 1946। तो भारतीय संविधान के लिए चुनाव जो है वो कब कराया गया था? तो जुलाई 1946। चलिए क्वेश्चन आप बताइए कि जब जुलाई 1946 में जिसका चुनाव किया गया तो मुझे बताए कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का चुनाव हुआ था? फटाफट कमेंट बॉक्स में क्या करना है? आपको छाप देना है। बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर को जो है वो सही हो जाएगा कि जो भारत के संविधान सभा के जो सदस्य नहीं थे वो क्या थे? महात्मा गांधी। लेकिन बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो वो था, भीमराव अम्बेडकर भी था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। तो ये जो है महात्मा गांधी वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी क्या थे? संविधान सभा के मैं बोल सकता सदस्य नहीं थे। 39 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं कि इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल को नहीं है। क्या है? बुनियादी मूल कौन सा नहीं है? और आपका ऑप्शंस क्या? समानता। तो भाई तो वो है, स्वतंत्रता भी है ना, असहिष्णुता ये नहीं है, पंथ निरपेक्ष ये भी है। तो ऑप्शन नंबर गो जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? और आपका ऑप्शन नंबर को क्या है? मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाया था। भाई ये तो सही है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, ये भी सही है। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष, ये भी सही है। लेकिन इंदिरा गांधी जो है वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर घ जो है वो सही हो जाएगा। जाते एक बात मैं हमेशा बोलूंगा कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप से जलना पड़ता है। कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप से जलना पड़ता है। और शोहरत के शिखर पे चढ़ने के लिए एक दिन घुटनों के बल चलना होता है। रसगुल्लो ध्यान से सुनना कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ वो इतिहास में कभी चर्चित नहीं हुआ। तो अगर आपको लगता है कि आपका भी नाम पेपर में आना चाहिए, अगर आपको भी लगता है कि आपका नाम आपके स्कूल के टॉप लिस्ट में, आपके राज्य के टॉप लिस्ट में आना है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, संघर्ष करना है और संघर्ष करते रहना है। संघर्ष कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। खाली क्या करना है, चैनल के साथ जुड़े रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।